जेन जी को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति में बदलाव करने जा रही है। एक तरफा भाषण की जगह दो तरफा संवाद होगा। नए सोशल मीडिया ऐप्स पर फोकस रहेगा। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, रेडिट पर अब बीजेपी की सक्रियता बढ़ेगी। हर जिले में बीजेपी की युवा टीम का गठन होगा। तो ये एक बड़ा बदलाव बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी में करती नजर आ रही। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर आकर वीडियो संदेश लगातार जारी कर रहे हैं। मंत्रियों को भी यह कहा गया था कि वो इंस्टाग्राम पर नजर रखें, थोड़ा वक्त उस पर बिताएं। और अब ये जो स्ट्रैटेजी है, इसके जरिए कोशिश क्या होगी बीजेपी की, जरा बताएं। देखिए, बीजेपी के अंदर एक तबके का ये मानना है कि संवादहीनता रही है छात्रों और युवाओं और बीजेपी के बीच में, क्योंकि बीजेपी जो है वो लगातार ट्विटर पे, फेसबुक पे अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एक्टिव करती रही है। लेकिन जो नए जनरेशन के नए ऐप्स हैं, स्नैपचैट हो या फिर रेडिट हो या इंस्टाग्राम हो, इसमें बीजेपी के नेताओं की या बीजेपी कार्यकर्ताओं की उतनी मौजूदगी नहीं, उतनी ज्यादा फॉलोवर्स नहीं है। जबकि आज का जो युवा है, आज का जो जनजी है, वो इन ऐप्स पे बहुत ज्यादा संख्या में और बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। तो ऐसे में पार्टी ने जनजी से अपने कनेक्ट को बढ़ाने के लिए अपने सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कहा है कि इन ऐप्स पर भी आप सक्रिय होइए और कैसे आपको करना है, इसके लिए हर जिले में बीजेपी की तैयारी है कि युवाओं की एक टीम बनाई जाएगी और जो जाके कार्यकर्ताओं को समझाएगी, बताएगी, उनको ट्रेन किया जाएगा। बाद में राष्ट्रीय स्तर पर भी एक ट्रेनिंग सेशन कराए जाएंगे। पार्टी का मानना है कि जो बीजेपी की पुरानी रणनीति रही है कि घर घर जाना, वोटर से कांटेक्ट करना, वो तो अपनी जगह है, वो तो रहेगी। लेकिन जेनजी के साथ और ज्यादा इंगेज करने के लिए, और ज्यादा उनसे बातचीत करने के लिए, उनकी बातों को समझने के लिए ये जो नए ऐप्स है, जिसमें जेनजी आज की तारीख में बहुत ज्यादा, लगभग 24 घंटे में से 18 घंटे उस पर एक्टिव रहता, तो इन ऐप्स पर बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को प्रेजेंस बढ़ाने के लिए कहा है, ताकि और ज्यादा वो इंटरेक्ट कर सके, युवाओं से, जेनजी से उनकी बात को समझ सके, उनकी भावनाओं को समझ सके। और शुक्रिया आनंद आपका इस जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, छात्रों के प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी का एक और पोस्ट आया है। जेन-ज़ी को चुप रहने के लिए धमका नहीं सकते, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। पहले हड्डियां तोड़ी, अब एफआईआर की और उनके अकाउंट्स को बंद किया जा रहा है। आप भारत का अतीत हैं, राहुल गांधी ये भी बोल रहे हैं। ये देखिए आप, एक्स पर जो राहुल गांधी की तरफ से पोस्ट किया गया, भारत के भविष्य के बारे में कैसा व्यवहार करते हैं, इस बारे में सावधान रहे। और आमोद राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। आमोद, हमने देखा कि अगर सदन की बात करें, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है उसको लेकर तो विपक्ष हमलावर रहा। राहुल गांधी की तरफ से भी सरकार पर तमाम आरोप लगाए गए और इसके बाद अकाउंट बंद करने को लेकर भी अब ऐसा लग रहा है कि विपक्ष हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, विपक्ष लगातार सदन में हमलावर है और कांग्रेस इस मुद्दे को अपने हाथ से निकलने देना नहीं चाहती। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जो सीजेपी ने एक मूवमेंट खड़ा किया है, उसका फायदा, राजनीतिक फायदा उसको मिल सकता है और उसको भरसक प्रयास कर रही है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पर सदन में उठाए, सदन के बाहर संसद में उठाए और हर दिन, प्रत्येक दिन प्रोटेस्ट जारी है। और इसका सीधा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी इसमें इन्वॉल्व हैं और हर दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है उसमें संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी और उसकी सरकार और केंद्र सरकार जो है वो किसी भी तरह से स्टूडेंट के हक में काम नहीं कर रही है और लिहाजा इसका हम विरोध करते हैं। और एक जो वैक्यूम है, जो छात्रों की तरफ का सेंटीमेंट है, उसको इनकैश कराने का प्रयास कांग्रेस लगातार कर रही है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से भी राहुल गांधी के द्वारा जो आक्रामक रुख अपनाया गया है उसको लेकर सत्ता पक्ष भी हमलावर है और राहुल गांधी से लगातार माफ़ी की मांग पहले की जाती रही। अब कल जो है बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने इसको
एक नियम के तहत करीब संसद का जो 2 नियम है उसका उन्होंने हवाला दिया है, 352(3) और 227। इसके तहत उन्होंने एक प्रिविलेज का नोटिस दिया और कहा है कि राहुल गांधी ने सदन की कार्यवाही में गलत जानकारी दी है, बिना ऑथेंटिकेशन के उन्होंने जो आरोप गृह मंत्री पे लगाया है उसके खिलाफ उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। बिल्कुल, तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी नजर आ रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, एक प्रतिक्रिया आपकी भी चाहेंगे, क्योंकि 2 खबरें देखिए इस वक्त हमारे दर्शकों के सामने। पहला तो बीजेपी अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव कर रही है, एक्स फेसबुक से आगे निकलकर अब जो नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिन पर जेन ज़ीज़ की ज्यादा मौजूदगी होती है, अब उस पर तवज्जो दी जाएगी। और दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बीजेपी का मौजूदा नेतृत्व है, जो इस जनरेशन से कटा हुआ है, आप लोग अतीत के लोग हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं। किसका पल्ला फिलहाल भारी नजर आ रहा है? क्योंकि राहुल गांधी जो भी आरोप लगा रहे हैं, अभिजीत दीपके को भी हमने देखा कल, सीजेपी के फाउंडर को, वो भी समर्थन करते उसका नजर आए। देखिए समीर भाई, लंबे अरसे के बाद बहुत अच्छी ये बात है कि न सत्ता पक्ष का पलड़ा भारी है न विपक्ष का। पलड़ा इस वक्त भारी है देश के छात्रों का, देश के भविष्य का, और ये बड़ा अच्छा है। और इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है कि सरकार इन नौजवानों के साथ, इन छात्रों के साथ, जिसको जेनजी कह रहे हैं, उनके साथ वो कनेक्ट नहीं कर पाई। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, विपक्ष भी उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाया। वरना तिलचट्टों के नाम से कोई पार्टी बनाए और वो आकर मेन स्ट्रीम में आ जाए और विपक्ष उसके बाद उसके पीछे पीछे फॉलोअर, मतलब दीपके के फॉलोअर अगर राहुल गांधी हो जाए तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण भला राहुल गांधी के लिए क्या हो सकता है। लेकिन अब सबसे जो बड़ी बात है, देखिए आप एक्स पर आ गए, आप फेसबुक पर आ गए, आप इंस्टा पर आ जाएं, और भी जितने प्लेटफॉर्म है उस पर आ जाएं। सवाल वहां पर आने का नहीं है। नरेंद्र मोदी आए, 4 दिन में 40 लाख फॉलोअर जुटा लिए, सब बड़ा अच्छा। मूल मुद्दा है उनकी बात आप सुनेंगे क्या? उनकी बात सुनकर दोबारा ऐसी नौबत ना आए, वो होने देंगे क्या? और ये जितना चिंता की बात नरेंद्र मोदी सरकार के लिए, उतना ही देश के दूसरे राजनीतिक दलों के लिए भी, क्योंकि वो भी उस तरह से कनेक्ट करके उनकी बात समझने में नाकाम रहे, नहीं तो शायद ये नौबत नहीं आती। और अब इस परीक्षा वाले मसले पर ही आप जरा सोचिए, लोकसभा में क्या भाषण रहा है प्रियंका जी का और राहुल गांधी जी का। क्या परीक्षा के जो बुनियादी मुद्दे थे, जो शिक्षा में सुधार होना चाहिए, उस पर कोई बात इन दोनों नेताओं ने की नहीं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर्षवर्धन जी, कुल मिलाकर यही आरोप लगाया जा रहा है कि भाई देखिए, आप सख्त कानून तो ले आए, आपने सजा का, जुर्माने का कड़ा प्रावधान कर दिया, और कड़ा हो गया प्रावधान, लेकिन इस पूरे सिस्टम को ताकि पेपर लीक हो ही ना, इसे और कैसे रोबस्ट बनाया जाएगा, इसका विजन नजर नहीं आ रहा है। बुनियादी आरोप यही लगा रही है कांग्रेस पार्टी। नहीं, ये आरोप देखिए, मतलब आरोप के तौर पर ठीक इसलिए क्योंकि अभी तक तो पेपर लीक हुए। हाँ। अब हम लोग जिस वक्त बात कर रहे हैं, झारखंड के रांची में हजारों बच्चे जेपीएससी और जेएसएससी के पेपर लीक पर बैठे हुए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में उनकी आवाज नहीं आती है। पहली बार नीट पर ऐसी आवाज आई, और फिर मैं कह रहा हूं कि तिलचट्टा पार्टी कोई फिनोमिना नहीं है, ये खत्म हो जाएंगे बहुत जल्दी। लेकिन जो छात्रों की आवाज थी वो खत्म नहीं होनी चाहिए। जो विपक्ष कह रहा है वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्या कोई एक राज्य, और मैं ये आरोप के तौर पर नहीं कह रहा हूं, जब आप ये बात कहते हैं जैसे मोदी मॉडल के सामने वो कोई मॉडल नहीं ला पाए, इतने राज्यों में उनकी सरकार रही, क्या कांग्रेस का या किसी भी विपक्षी पार्टी का कोई एक राज्य ऐसा हो जो एक मॉडल लेकर आए, जो कहे कि भाई देखिए ये आपके राज्य में ऐसे पेपर लीक हुआ, आपने एनटीए बनाया, आपने ये सब किया, लेकिन हम एक मॉडल दे रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको कि ऐसे अगर आप कर लें तो ये पेपर लीक रुक सकता है। दुर्भाग्य से वो नहीं दे पाए। और ऐसे में जब प्रियंका जी भी काम कोटी पर कैसी टिप्पणी करती हैं गौमूत्र एक्सपर्ट कहकर, तो ये समझ में आता है। हालांकि हर्षवर्धन जी, कल हमने सुना जो प्रोफेसर रामगोपाल यादव है, उनकी तरफ से कहा गया कि पहले जब पीएमटी होता था, जो राज्य सरकारें हैं जिसको कंडक्ट करवाती, तब ऐसे मामले नहीं आते थे। खैर, ये जो बयानबाजी हम देख रहे हैं राशिद किदवई जी, मेरा सवाल आपसे, यहां पर 2 अलग अलग चीजें निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ यह कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री खुद लगातार इंस्टाग्राम पर जो अपनी विजिबिलिटी उसको बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर जेनजी तक पहुंचना है तो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और अलग अलग जो डाइवर्सिफाइड जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां पर अपनी रीच को बढ़ाना होगा। और विडंबना आप देखिए कि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जिस जेनजी तक बीजेपी पहुंचना चाहती है उनके अकाउंट्स को बंद किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। देखिए करुणा, पहले तो हर्षवर्धन त्रिपाठी ने जो बातें कही उससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। उमूमन हम दोनों अलग अलग तरह की बातें कई बार करते हैं, लेकिन मैं उससे पूर्ण रूप से सहमत हूँ। दरअसल समस्या कुछ और है और समाधान कहीं और ढूंढा जा रहा है। देखिए, आप जेनजी से कनेक्ट करें, स्नैपचैट आ जाए,
जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उससे आने से कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान ये है कि लोगों को, जो पढ़े लिखे हमारे नौजवान हैं, उनको रोजगार मिले, और इसके लिए नीति आयोग और तमाम सरकार विफल है। आंकड़े दिए जा सकते हैं कि इतनी जॉब क्रिएट हो गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन जमीनी स्तर पे आप देखें तो ई कॉमर्स को छोड़ के जो हमारा नौजवान है वो आज भटक रहा है, उसे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हजारों लाखों इंजीनियर बन रहे हैं लेकिन उनको वो नहीं मिला। IIT में जो पहले लोगों को पैकेज 2-2.5 लाख से शुरू 50-50 हजार रुपए की, उनको नौकरी नहीं मिल रही। तो ये समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान ढूंढे तो जेएनजी भी साथ आ जाएगा और तमाम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां भी वाहवाही होगी। अब आपके पास कुछ दिखाने को है नहीं, ठोस बातें, और जबानी जमा खर्च करें। जिस तरीके से किसी बीमारी में फूके हुए पानी से या होम्योपैथी से इलाज नहीं होता, उसी तरीके से जहाँ सर्जरी की जरूरत होती है, उसी तरीके से यहाँ भी वही सिचुएशन है कि सरकार जो है वो IT सेल और अपना कम्युनिकेशन को दोष बोल रही है। भाई लोग एक बार, जैसे पहले लोगों को बीती 2014 से लोगों ने लंबा इंतजार किया कि नरेंद्र मोदी जी, जिसे कहते हैं ना कि अठन्नी उछाले तो रुपया गिरे, ऐसी स्थिति लाएंगे, वो स्थिति नहीं आई। अटल की 7 GB ढूंढने से नहीं मिल रही है। तो ये तमाम व्यवहारिक समस्या है जिसको सरकार को एड्रेस करना चाहिए। सरकार की छवि अपने आप चमकेगी, और यही बात विपक्ष की भी होती है। जहाँ कर्नाटक है, तेलंगाना है, अगर सरकार वहाँ अच्छा काम करेगी तो लोग कांग्रेस की तरफ देखेंगे। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, इस बीच इस वक्त की ताजा खबर भी अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि संसद में आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल पेश करना है। बड़ा जरूरी बिल है ये। बड़े लंबे समय से डिमांड हो रही है कि भाई जजों की संख्या और ज्यादा होनी चाहिए। अब सरकार ऐसा करने जा रही है और उसी से रिलेटेड बिल पेश करने जा रही है। लोकसभा में अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को पेश करेंगे। विपक्ष आज भी सदन में इस दौरान हंगामा कर सकता है। प्रदर्शन में पैलेट गन के इस्तेमाल पर हंगामे के आसार आज भी जताए जा रहे हैं। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बताएं, छात्रों पर एक्शन को लेकर घमासान लगातार जारी है। संसद परिसर में आज भी विपक्ष का प्रदर्शन। तो देखिए, सुबह 10:30 बजे विपक्षी दलों का विरोध। सुबह 10:30 बजे एक बार फिर से आज विपक्षी दलों का विरोध होगा। तस्वीरें आपको कल की भी दिखा रहे हैं, जब यह सवाल उठाया गया कि हु गेव द ऑर्डर्स, किसने आखिरकार लाठीचार्ज से लेकर जो पैलेट गन के इस्तेमाल का आरोप लगाया जा रहा है, विपक्ष की तरफ से इसका ऑर्डर किसने दिया। गृह मंत्री के सदन में बयान को लेकर आज भी सुबह 10:30 बजे प्रदर्शन होगा विपक्ष की तरफ से सदन के बाहर। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही है कि एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है और संसद में हंगामा कब समाप्त होगा, यकीन जानिए इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। किन किन मुद्दों पर देखिए गतिरोध नजर आ रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा पैलेट गन इस्तेमाल का ऑर्डर आखिर किसने दिया। पूरा विपक्ष एकजुट होकर यह सवाल पूछ रहा है। छात्रों पर लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार कौन है। जो प्रदर्शन हुए उस दौरान जो पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हुआ उसका जिक्र किया जा रहा है। पेपर लीक के खिलाफ सरकार नाकाम रही है, कोई ऐसा रोबस्ट सिस्टम नहीं बना पाई, यह आरोप है ऑपोजिशन का। बिल्कुल। और इसके अलावा मोदी सरकार में 1,25,000 छात्रों ने खुदकुशी की, यह विपक्ष की तरफ से आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर जवाब दें। खास तौर पर जो संसद मार्च के दौरान कार्रवाई हुई है उसको लेकर गृह मंत्री से जवाब की मांग लगातार विपक्ष कर रहा और हंगामा भी इसको लेकर लगातार मचा हुआ। इधर विपक्ष आज भी अमित शाह के जवाब को लेकर संसद में प्रदर्शन कर रहा है। तो कल राज्यसभा में भी विपक्षी सांसदों ने गृह मंत्री से जवाब की मांग की थी। आपको सुना देते हैं कल प्रमोद तिवारी ने वॉकआउट से पहले क्या कहा था और जेपी नड्डा ने कैसे जवाब दिया था, सुनिए आप। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, आपने सारे सदस्यों को सुना, विपक्ष के सबने जो सवाल उठाए, मैं दावे से कह सकता हूं कि वो सारे सवाल एक ही थे। जो जुल्म, जाति उन नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ हुई है, लाठियों की बात हुई, पिलेट की बात हुई, तो हमें एक उम्मीद थी कि सदन में चर्चा समाप्त होने के पहले माननीय गृह मंत्री जी आएंगे, श्री अमित शाह जी आएंगे। मैंने आज सुबह ही कहा था कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है और आज इन्होंने अपने काम से और अपने करतूत से इसको चरितार्थ कर दिया है
कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है, इसके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। आज लगभग 8 घंटे चर्चा चली है, हर एक सदस्य को पूरा बोलने का अधिकार दिया गया। सत्ता पक्ष ने सारे विषयों को बहुत संवेदना के साथ सुना और उसके साथ साथ अभी जब मंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े हुए तो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार विपक्ष का रहा है, जो वॉकआउट करके जा रहा है, गैर जिम्मेदाराना। और इसीलिए मैंने कहा कि इनको चर्चा में कोई दिलचस्पी नहीं है। They have got no respect for democracy. They have got no respect for parliamentary procedures. They have got no respect for parliamentary democracy. Whereas the ruling party, under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, is always ready to have discussion on every topic under the sun. तो देखिए, ऑपोजिशन की तरफ से लगातार छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि जब प्रदर्शन हुए थे तो हिंसा का सामना पुलिसकर्मियों को भी करना पड़ा था। कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए और घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वाले इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको लिए चलते हैं, सीधे सुनाते हैं। एक यूनिफॉर्म के पीछे सिर्फ एक पुलिसकर्मी नहीं होता, उसके पीछे होती है उसकी माँ, पिता, पत्नी, बच्चे और पूरा परिवार, जो देर रात तक वेट करता है कि वो सुकुशल घर लौट आए। अब मैं आपके सामने कुंजल जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। Hello, my name is Kunjal. I am a student of DU. My father is a SI in Delhi Police. मेरे बाबा पुलिस में आने से पहले मेरे फादर इंडियन नेवी में मैरीन कमांडो थे। उन्होंने इंडियन नेवी को अपने 15 साल दिए हैं। माय फादर वाज एट मेन प्रोटेस्ट साइट, ही वाज एट द फ्रंट लाइन नियर द बैरिकेड्स, जहाँ पर बहुत सारा क्राउड था। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ राउडी मॉब एंड ही वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। दिस हैपेंड ऑन 25th एंड अराउंड 2 PM he was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाँके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे। और उसके अगले दिन ही जब मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मेरे फादर पे अटैक किया था वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपना क्राइम वॉश आउट करने, और उन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, सारे पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए मुझे बहुत बुरा लगा। और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर की जस्टिस के लिए। और मुझे बाकी पुलिस फैमिलीज का भी साथ मिला। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हमने एडवोकेट से रिक्वेस्ट करी और एडवोकेट ने हमारी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। और हमें भरोसा दिलाया गया कि हम भी हमारे भी इक्वल राइट्स हैं एज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, और हमें भी जस्टिस मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम सीमा है। मेरे पति दिल्ली पुलिस में ASI हैं। वो 33 साल की, जो मेरे पति दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की और उसके बाद वो अब तक 33 साल की जॉब करते हुए एक ASI के पद पर हैं। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें भी अपनी ड्यूटी दी गई थी। प्रोटेस्ट को उन्हें भी पीसफुली कंडक्ट कराना था। वो अपनी ड्यूटीज पूरी मुस्तैदी के साथ निभा रहे थे। 20 जुलाई को वो जल्दी ही अपने घर से रोज की तरह अपना टिफिन लेकर जैसे जाते हैं, उसी तरह से 20 जुलाई को भी वो जल्दी ही निकल गए। और उन्होंने
जब 11 बजे के आसपास मेरी उनसे बातें हुई तो उन्होंने फ़ोन पर बताया कि आज जंतर मंतर पर भीड़ कुछ ज़्यादा है और प्रोटेस्टर जो हैं वो संसद मार्च के लिए जा रहे हैं, जो कि वीडियो क्लिप में भी दिखाया गया है। और उसके बाद मैंने पुलिसकर्मी की पत्नी होने के नाते सिर्फ यही कहा कि आप अपना ख्याल रखें। फिर उसके बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई और शाम को 7 बजे जब मैंने उनका फ़ोन मिलाया और उनसे बात हुई तो वो एक हॉस्पिटल LNJP हॉस्पिटल में एडमिट थे और अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भीड़ है वो ज़्यादा उग्र हो गई थी और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे, जिन्होंने पुलिस फोर्स पर गमलों से, जो भी उनके हाथ में चीज़ें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था, जो कि एक वीडियो क्लिप में भी दिखाया जा रहा है। और उसके बाद उनकी फ़ोन की बैटरी डेड होने की वजह से मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। शाम को, रात को जब वो 11 साढ़े, ये सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। जब तक वे घर नहीं आए तो मेरी प्रतिक्रिया बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए बहुत पेनफुल थी। उसके बाद जब वो 11 बजे घर आए तो उन्होंने बताया कि छात्रों की प्रोटेस्ट में छात्रों के साथ साथ कुछ शरारती तत्व और असामाजिक तत्व भी थे। उन्होंने पुलिस फोर्स पर जो पुलिस फोर्स ने संसद की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी उसको तोड़ दिया और पुलिस फोर्स पर चप्पलों, जूतों और पत्थरों से पुलिस फोर्स पर हमला किया। और मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है, उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज़्यादा मतलब मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। मैं अपनी संसद में बैठे हुए जो मेरे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं और उनके जो परिवार हैं उनके बारे में भी संसद में कुछ मतलब उनके राइट के बारे में या उनकी ड्यूटी पे जो उन पर हमले होते हैं उनके बारे में संज्ञान लिया जाए। मेरे प्रतिनिधि इस चीज़ के लिए जो संसद में चुने हुए हैं वो संज्ञान लें और उनके मुद्दे भी उठाया जाए, क्योंकि 20 तारीख के बाद से आज तक यही नैरेटिव चलाया जा रहा है कि जो छात्र थे, जो छात्रों का प्रोटेस्ट था उसको कि पुलिस के द्वारा बर्बरता से छात्रों को पीटा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अलग एक प्रोटेस्ट का एक हिस्सा दिखाया जा रहा है, जबकि प्रोटेस्ट का दूसरा हिस्सा कुछ हो रही है। और मैं अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि वो अपने जो संसद की सुरक्षा में पुलिसकर्मी लगे रहते हैं और उस संसद की जो एक हमारे देश का सम्मान है, मेरे देश का सम्मान है, उसकी सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी हर समय और देश की आंतरिक सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी हर समय लगे रहते हैं, उनके बारे में भी संसद में कुछ मुद्दे उठाए जाएं। थैंक यू सो मच। हाँ, लक्ष्य आप बताएंगे कुछ? मेरा नाम लक्ष्य सिंह बिष्ट है। मेरे पापा ACP है, जिन्होंने अपने पूरे करियर में 4 गारंटी हासिल करे हैं। मेरे ग्रैंडफादर BSF में थे, उन्होंने 1971 की जंग में लड़ाई करी थी। मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। एंड ऑन 25 मई एट 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था।
जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट मतलब स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। एंड ऑन 25 में अनप्रोवोक्ड उन्होंने मेरे पापा और उनकी टीम के ऊपर पेल्टिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे। एंड व्हेन द पेल्टिंग स्टार्टेड मेरे पापा अपने सीनियर ऑफिसर्स को लाइक एक सेफ प्लेस में सिक्यूर करने चले गए, बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी हो गई। मुझे ये बोलना था कि पुलिस वाले भी समाज का हिस्सा है। जिस पार्लियामेंट में लोग पॉलिटिशियंस और जिस पार्लियामेंट में पॉलिटिशियंस पुलिस वालों को क्रिमिनल बोल रहे हैं, उसी पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने इतनी सारी सीरियस इंजरीज ली हैं। और मुझे यही बोलना था कि आई एम अ प्राउड डॉटर ऑफ अ मैरिन कमांडो एंड अ पुलिस ऑफिसर जिन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर इकट्ठा हुए क्रिमिनल्स की भीड़ के बीच में सिंसेरिटी से ड्यूटी निभाई है। उन्होंने लिंच होने के बाद भी अभी तक स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी बुरा या फिर नेगेटिव नहीं बोला है। उन्हें बस अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम चोट लगी है। थैंक यू। लक्ष्य, आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? मैं जब भी ऑनलाइन जाता हूँ एंड जब भी मेरे फ्रेंड्स मुझे रील्स भेजते हैं एंड ट्विटर पे लिंक्स भेजते हैं कि उसमें पुलिस के खिलाफ बहुत ज़्यादा लाइक डेरोगेटरी टर्म से बात करी जाती है, लाइक उनके एकदम खिलाफ होते हैं, हमारी साइड की कोई बात भी नहीं करता। मेरे पापा बोलते हैं कि इस पर मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए बिकॉज ये बस दोनों साइड को ट्रिगर करने के लिए, ये वन साइड मीडिया है एंड ये बस केओस क्रिएट करने के लिए। पर जब मेरे फादर के साथ ये हुआ आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड। और एंड पार्लियामेंट में भी इसके बारे में कुछ बात नहीं हो रही, लाइक पुलिस वालों का क्या, जिनको जो इंजर उनका क्या। एंड फिर मुझे पता चला कि जो एग्रेसर्स थे उन्होंने पुलिस के खिलाफ ही एप्लीकेशन डाल दी कि उनके साथ अनजस्ट हुआ है। मैंने और बहुत सारी फैमिलीज ने पुलिस की, उन्होंने भी मिलकर प्ली डाली कि हमारे भी राइट्स हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ एंड एवरीवन हैज राइट टू लाइफ। मेरे फादर यहाँ पे नहीं है बिकॉज ड्यू टू हिज रूल्स ऑफ ड्यूटी, और बट हम यहाँ पे टू रिप्रेजेंट द फैमिलीज जिनके स्पाउस है, जिनके फादर इंजर हुए। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट था वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, पर उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं थे, उसमें राउडीज थे, उसमें गुंडे थे जो इस अपॉर्चुनिटी का यूज करे थे टू क्रिएट केओस और पुलिस वालों को इंजर करने के लिए, उन्हें हर्ट करने के लिए। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि मेरे पापा जो एक पुलिस ऑफिसर है वो किसी ऐसे स्टूडेंट को हर्ट नहीं करेंगे, वो एक स्टूडेंट की केयर करेंगे एंड माय फादर डिडंट डिजर्व दिस। थैंक यू। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान 20 जुलाई को जिस तरह से हिंसा हुई और उसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए और उनमें से कुछ पुलिसकर्मी अभी भी अस्पताल में हैं, उनका इलाज चल रहा है। और पुलिसकर्मियों के जो परिवार वाले हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दरअसल अपना दर्द बयां किया है और बताया है कि उस रोज क्या हुआ था। और पुलिसकर्मियों के जो घर वाले हैं वो अपने पिता को लेकर, अपनी माता को लेकर किस कदर चिंतित थे, ये तमाम बयानात हम आपको सुनवा रहे थे। घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना दर्द बयां किया है कि उन पर आखिर क्या गुजरी, पुलिसकर्मियों के परिवार वालों पर क्या गुजरी। क्योंकि हमने देखा था 20 जुलाई को किस तरह से हालात बेकाबू होते हुए नजर आए थे और कई जगहों पर हिंसा भी हुई थी जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए। तो इस तस्वीर का जो दूसरा रुख है वो सामने लाने की कोशिश की जा रही थी घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों की तरफ से, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ वो एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन किन परिस्थितियों में यह सब कुछ हुआ,
उसको बयां कर रहे थे घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वाले। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, परिजन कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं पहले, फिर जितेंद्र का रुख करेंगे। रिपोर्ट देकर छोड़ दिया जाए। अब आप क्या डिमांड कर रहे हैं? जी नहीं, तेरे एफआईआर में वापस हो रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? एक साइड की स्टोरी दिखाई जा रही है, नैरेटिव बनाया जा रहा है के बारे में कोई बात नहीं उठाई जा रही है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पुलिस वालों के परिवार वाले हैं उनका दर्द उभर कर सामने आया है। परिवार वालों पर क्या बीती 20 जुलाई के उस प्रदर्शन के बाद, जो कि कहीं ना कहीं हिंसा का शिकार होता हुआ भी नजर आया। जमकर हिंसा हुई, छात्र तो घायल हुए ही पुलिस के लाठीचार्ज में, लेकिन तमाम ऐसे पुलिसकर्मी थे जिनको चोटें आई, जो घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। घायल पुलिस वालों के परिवार वालों ने अब अपना दर्द शेयर किया है। जी बिल्कुल समीर, देखिए ये वो पुलिसकर्मी है जो अभी भी बेड रिडन है, यानी कि कहा जा सकता है कि इस जो हिंसा हुई, जो उनके साथ मारपिटाई हुई पूरे प्रोटेस्ट के दौरान, वो अभी भी बताया जा रहा है अस्पताल में कुछ भर्ती और इसके अलावा कुछ घर पर है, लेकिन अभी भी वो ड्यूटी ज्वाइन करने की स्थिति में नहीं है। और ऐसे में जो उनके परिवार वाले हैं उनके ऊपर क्या बीती वो उन्होंने खुद मीडिया के सामने आकर बयां किया, जिसमें आपने देखा किस तरीके से जो लक्ष्य, जो घायल एसीपी के बेटे हैं, इसके अलावा एएसआई की जो पत्नी है सीमा, वो सामने आई। इसमें एक और पुलिसकर्मी है, उनकी बेटी सामने, जिन्होंने बताया कि आखिरकार उस रात कितनी भारी थी वो रात उनके ऊपर। कहीं ना कहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो पुलिसकर्मियों का परिवार है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो उपद्रवी थे या फिर के जो भीड़ थी स्टूडेंट्स की, उनमें काफी बड़ी संख्या में उपद्रवी थे जिन्होंने पुलिस को टारगेट किया। तो ऐसे में उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। खास बात ये कि ये जो हिंसा हुई इस प्रोटेस्ट की आड़ में या फिर के जो मारपिटाई पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गई, ये मुद्दा भी पुलिसकर्मियों की तरफ से संसद में उठाया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया जितेंद्र। कुल मिलाकर ये बताने की कोशिश की गई है कि लाठीचार्ज जिन छात्रों पर हुआ उनकी आवाज तो लगातार बुलंद हो रही है, लेकिन जो घायल पुलिसकर्मी हैं उनके परिवार वालों पर क्या बीती, हमारी आवाज भी बुलंद होनी चाहिए संसद के भीतर। ये एक तरह से डिमांड भी सामने आई।